Hello students, today we are going to talk about a very beautiful topic in biology, that is tissues. We'll just have a preview of tissues, what you have studied during your lower classes, the concept of cell, then how cell collect together to form tissues, tissues form organs, organs form system, system form the whole body. Now what exactly is a tissue? The debate has to go on, but I'd like to introduce first a very simple and interesting thing. If I say group of cells is tissue, and tissues collect together to form organs, organ form organ systems, then the whole body. In the course of my discussion, I'll be talking about plant tissues first, then animal tissues, and the concept of tissue has come when from single cell living beings we became multicellular. I often ask a question from my students. We all know as we are growing up that our body is made up of many systems, which systems are having organs, organs are having tissues, and tissues are made up of cells. मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या सिंगल सेल अमीबा एडवांस्ड है या आप एडवांस्ड हो एज अ ह्यूमन बीइंग? क्वेश्चन आएगा जी हम एडवांस्ड हैं सर, पर मैं प्रूव कर देता हूं कि अमीबा आपसे एडवांस्ड है। मैं अपने स्किन का सेल निकाल के टेबल पे रख देता हूं, क्या वो चल पाएगा? नहीं। पानी में फेंक देता हूं, क्या वो स्विम कर पाएगा? नहीं। पर अमीबा तो बड़े आराम से सूडोपोडिया से स्विम करता है, पैरामीशियम सीलिया से स्विम करता है, बैक्टीरिया फ्लैजेला से स्विम करता है। क्या मेरा सिंगल सेल खाना खा पाएगा? नो। अमीबा तो फैगोसाइटोसिस से खाना खा लेता है। क्या मेरा सेल ब्रीथ कर पाएगा? नहीं। अमीबा तो सिंपल डिफ्यूजन से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट। क्या मेरा सिंगल सेल एक्सक्रीट कर पाएगा? नहीं। क्या मेरा सिंगल सेल जो आपने टेबल या पानी में रखा है वो डिवाइड कर पाएगा? नहीं। तो फिर तो इसका मतलब अमीबा एडवांस्ड है, पैरामीशियम एडवांस्ड है, प्रोटोजोआ एडवांस्ड है। Then what was the need for having tissues? This is the debate first that you have to understand before I go ahead into any further discussion. The debate is कि टिश्यू क्यों आए? जब सिंगल सेल ही सारे काम कर रहा था तो मल्टी सेलुलरिटी की ज़रूरत क्या पड़ी, और उसके साथ साथ टिश्यूज़ क्यों आए? जैसे एनिमल टिश्यूज़ में हम बात करेंगे, कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कोई परमानेंट टिश्यू, कोई कॉम्प्लेक्स टिश्यू। एनिमल टिश्यूज़ में काफ़ी इंटरेस्ट होता है बच्चों को, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। The basic idea behind all this concept is division of labor. मान लो हम आज 4 लोग 5 लोग इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं एज अ टीम इन अ सिंगल हाउस। Let's say 5 boys of you get together living in a single house.
बॉय ए कहता है मैं तो मार्केट का काम करूंगा। बॉय बी कहता है ओके आई विल डू द अर्निंग पार्ट, पैसा मैं कमाऊंगा। बॉय सी कहता है कि मैं खाना बनाऊंगा। बॉय डी कहता है मैं कपड़े धोऊंगा। बॉय ई कहता है मैं सफाई करूंगा। इससे एक डिवीजन ऑफ लेबर हो गई। अब जो कुक है वो थोड़े दिनों बाद इतना स्पेशलाइज्ड हो गया कि वो कॉन्टिनेंटल बनवा लो, उससे इंडियन कुकिंग करवा लो, चाइनीज़ करवा लो, जापानीज़ फूड बनवा लो, ही इज़ परफेक्ट। क्यों परफेक्ट हुआ? बिकॉज उसको कोई चिंता नहीं पैसे कमाने की, मार्केट में जाने की। ही नीड्स समथिंग, उसको आलू चाहिए, आटा चाहिए, उसने मार्केट वाले को बोलना है कि भाई मुझे इतने किलो आलू ला दे, इतने किलो प्याज ला दे, इतने किलो आटा ला दे। और मार्केट वाले ने पैसे ले लेने हैं जो 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 अर्न कर रहा है। अब अर्निंग वाले को कोई टेंशन नहीं, उसे पता है कि घर जाके मुझे खाना पका पकाया मिल जाएगा, कपड़े धुले मिल जाएंगे और सफाई मिल जाएगी की हुई। तो ही इज़ फोकसिंग ऑन दी अर्निंग पार्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे डिवीजन ऑफ लेबर हो गई, तो ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई। इसलिए मल्टी सेलुलरिटीज में टिश्यू का आना जरूरी था। इसीलिए जो मैंने पहले डिबेट की, यू आर राइट, वी आर मच मोर एडवांस देन अमीबा, बिकॉज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। So whatever I am trying to convince you in the introduction, that tissue has come because of division of labor. Now what is a tissue? Now just going by this slide, a group of similar or dissimilar cells, but similar in origin, which work together to form a particular function is called a tissue. अब ओरिजिन की बात देखें, ऑल सिंगल सेल जाइगोट एक ही सेल से बने। हम अपनी बात कर रहा हूं मैं, ह्यूमन बीइंग्स की, ताकि बात क्लियर हो जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय हैविंग सेम ओरिजिन। जाइगोट से मल्टी सेलुलर मोरुला बना, फिर कोई ब्लास्टुला बना, फिर बना गैस्टुला। तो ये जो बेसिक्स ऑफ एम्ब्रियोलॉजी है, इस पे थोड़ी बात करते हैं। जैसे इस साइड पे मैं लिख देता हूं, ये सिंगल सेल जाइगोट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ 3 लेयर्ड गैस्टुला। इसकी आउटर लेयर होती है, एक मिडल लेयर है और एक इनर लेयर है। आउटर लेयर इज नोन एज एक्टोडर्म, मिडल लेयर इज मेसोडर्म, इनर लेयर इज एंडोडर्म। इन द कोर्स ऑफ माई डिस्कशन, जैसे ही मैं आगे चलूंगा, तो आई विल कन्विंस यू कि हम सारे ह्यूमन बीइंग सिंगल सेल जाइगोट थे। फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना 8 सेल स्टेज मोरुला, फिर कुछ ब्लास्टुला बना, और फिर 3 लेयर्ड गैस्टुला बना। शायद आपको एनिमल टिश्यूज की कुछ बात पता होगी, नहीं भी पता तो मैं बता देता हूं। 4 तरह के एनिमल टिश्यूज होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू,
मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अब ये आउटर लेयर जो है एक्टोडर्म, इसको लेयर 1 लिख देता हूं, मीजोडर्म को लेयर 2 लिख देता हूं, एंडोडर्म को लेयर 3 लिख देता हूं। एक्टोडर्म कहता कि सारे का सारा नर्वस टिश्यू मैं बनाऊंगा, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेरेब्रम, सेरिबेलम, सब ये लेयर बनाएगी। नर्वस टिश्यू मैं बनाऊंगा। मीजोडर्म कहता कि मैं मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू में दोनों ये बनाऊंगा। और एपिथेलियल टिश्यू तीनों लेयर से बनता है, एक्टो से भी, मीजो से भी और एंडो से भी। तो दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली आई वांट टू एक्सप्लेन कि ओरिजिन का मतलब क्या है, कि एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन। अभी मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता सकता इस वक्त, क्लास छोटी है, बट हमारे पास 3 लेयर्ड, आप ऐसे समझो 3 लेयर्स की बॉल है एक, जिसको गैस्ट्रुला कहते हैं। वो तीनों लेयर्स मिलके अलग अलग टिश्यू बनता है, इसलिए हम कहते हैं टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन। तो अगर मैं ये लिख दूं बात एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, तो आई विल नॉट बी रॉन्ग। और जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो बात करेंगे कि नर्वस टिश्यू एक्टोडर्म से बना, मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू मीजोडर्म से बना, एपिथेलियल टिश्यू तीनों लेयर्स मिलके, एक्टोडर्म भी, मीजोडर्म भी, एंडोडर्म, तीनों मिलके बनाते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन्स टिश्यू, लोगस मीन्स टू स्टडी, एंड दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय बिशार्ट। तो आई थिंक 2-3 बातें अभी तक क्लियर हुई हैं कि टिश्यूज़ का आना वॉज बेसिकली फॉर डिवीजन ऑफ लेबर, सो दैट मल्टी सेलुलरिटी लिविंग बींग्स में ओवरऑल एफिशिएंसी सिस्टम की इम्प्रूव हो जाए, सो दैट अब मेरा ही है, जैसे अब मैं कहता हूँ अपने हाथ को तू सोचता क्यों नहीं, वो कहता भाई सोचने का काम ब्रेन को दिया हुआ, नर्वस टिश्यू को, मैं क्यों सोचूं। मैं अपने ब्रेन को कहता हूँ चल यार संगरूर से चलते हैं दिल्ली, वो कहता है कैसे जाएगा, मसल्स को क्या है, हिले चलाए बॉडी को, मेरा काम तो सोचना है, मसल्स को बोलो लेके चले। मैं अपने ब्रेन नर्वस टिश्यू को कहता हूँ प्रोटेक्शन दे, वो कहता है मेरा काम प्रोटेक्शन का नहीं, एपिथेलियल टिश्यू को प्रोटेक्शन दे। मैं मस्कुलर टिश्यू को कहता हूँ तू खाना पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर, वो कहता है मैं नहीं करता, ये काम सर्कुलेटरी सिस्टम का है, कनेक्टिव टिश्यू का है। तो एक बात तो ये दिमाग में जानी चाहिए। सेकंड, मैं जो कंसेप्ट देने जा रहा हूं कि ग्रुप ऑफ सिमिलर और इवन लिटिल बिट डिसिमिलर लुकिंग सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन, इज कॉल्ड अ टिश्यू एंड दे हैव सेम एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन। ये बच्चों बात समझनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो टिश्यू की डेफिनेशन ही आधी रह जाएगी। नॉर्मली हम ये समझते हैं टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन। अरे भाई दिस इज हाफ डेफिनेशन। आधा कंसेप्ट तो आप खा ही गए कि बेसिक एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन शुड बी सेम। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज जस्ट शोन दैट सेल मेक टिश्यू, टिश्यू मेक ऑर्गन, ऑर्गन मेक ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म और बॉडी। Now this is what I already talked, division of labor. Due to division of labor, the organization and efficiency of multicellular organism have improved. Now comparison between plants and animal tissues. Plant tissues जब पढ़ेंगे, अभी शुरू प्लांट टिश्यू से करेंगे, कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करूंगा, कोई परमानेंट टिश्यू की बात करूंगा।
एनिमल टिश्यूज मैं थोड़े से बता चुका हूं. Plant tissues organization is simple. Here the organization is more complex. Plants चलते फिरते नहीं. They sport stationary habit. Animal tissue sport habit of motility. हम घूम सकते हैं, लोकोमोट कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं. प्लांट्स ऐसा स्टेशनरी नहीं होते, मूवमेंट जरूर शो कर सकते हैं, जैसे ग्रोथ मूवमेंट, जैसे सनलाइट की तरफ स्टेम मूव करती है. अगर कमरा बंद है, एक तरफ से लाइट आ रही है, तो स्टेम उधर बेंड कर जाएगी, जिसे हम पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म कहते हैं. रूट धरती की तरफ जाएगा, जिसे हम पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म कहते हैं. तो ग्रोथ मूवमेंट है. या टच मी नॉट माइमोसा प्यूडिका को आप हाथ लगाओ, पत्ते मुरझा जाते हैं. तो मूवमेंट शो करता है प्लांट. सनफ्लावर सन की डायरेक्शन में मूव कर देता है. तो ऐसा स्टेशनरी नहीं है. बट एज कंपेयर टू एनिमल्स विच कैन शो लोकोमोशन. लोकोमोशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह तक चल के जाना. मूवमेंट इज ओनली व्हेन पार्ट ऑफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड. But relatively to animals, plants are stationary, so the tissues, they are more to support the stationary habit. Dead tissues are more abundant for support. मैं जब छोटा होता था, मैं सोचता था कि एक पेड़ की जो टहनी है, जैसे पीपल पेड़ है, बरगद पेड़ है, कितना मजबूत है. आई यूज टू थिंक इसके अंदर ना सरिये पड़े होंगे. बट आई वॉज फुलिश. उसके अंदर सरिये नहीं होते. विल सी कि डेड टिश्यू प्लांट का स्क्लेरन कायमा है, फाइबर्स हैं कोई, जैसे जूट फाइबर्स हैं, गनी बैग्स बनते हैं उसके. तो ये डेड टिश्यू इज मेनली फॉर मैकेनिकल सपोर्ट. तो इसलिए वो लिख रहा है कि डेड टिश्यूज मोर अबंडेंट, सो मोर स्ट्रक्चरल सपोर्ट. लिविंग टिश्यूज मोर अबंडेंट इन एनिमल टिश्यूज. Divided into meristematic tissue and permanent tissue. Here we have no such division. We simply have connective tissue, muscular tissue, as I have already taught, epithelial tissue, nervous tissue. Plants show growth continuously. जब तक प्लांट जिंदा है वो ग्रो करता रहेगा. एनिमल्स की ग्रोथ जो है वो लिमिटेड है टिल दे मैच्योर. अब मैं मैच्योर हो चुका हूँ, तो मैच्योरिटी के बाद मेरी ग्रोथ बंद हो गई. रिपेयरिंग जरूर हो रही है, जिसको आप इनडायरेक्टली रीजनरेशन कह सकते हो, लिटिल बिट रीग्रोथ कह सकते हो. बट ओवरऑल साइज मेरा नहीं बढ़ रहा. जितनी बोन्स ग्रो होनी थी मेरी 20 साल की उम्र तक ग्रो हो चुकी. जितने नए टिश्यूज बनने थे बन चुके, जितने ऑर्गन्स बनने थे बन गए. अब तो आई बी रीडिंग सीनेसेंस, ओल्ड एज, जिसमें डीजनरेशन होनी है टिश्यूज की, ऑर्गन्स की, एंड फाइनली डेथ होनी है. बट प्लांट्स जब तक जिंदा रहते हैं दे कीप ऑन ग्रोइंग. इसलिए इनको कहते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ. टू मेंटेन द बॉडी ऑफ अ प्लांट, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज लेस. For animals it is more. क्यों? We run, we think, we digest food, we respire. Even plants respire. इन सब के लिए energy requirement is much more as compared to plants. So this was some parameters which I just wanted to discuss. You can have a snapshot if you want of this click. It will be really relevant. Now, plant tissues are grouped under two categories: meristematic tissue and permanent tissue. We'll come back to this slide. Let's first focus on meristematic tissue. Meristematic tissue are group of cells without intercellular spaces. Meristematic tissue
is a group of cells without intercellular spaces. Their thin cell wall, they are highly metabolically active. It is just like you students in class 9th, class 10th, class 8th, full of energy, young. They are still unspecialized or undifferentiated. Group of cells without intercellular spaces, thin wall, highly metabolically active. Unspecialized का मतलब क्या है ये जानिए, undifferentiated का। 9th-10th में आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ कोई सोचता कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, कोई बोलता मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, कोई कहता है CA बन जाऊंगा। यू आर स्टिल अनस्पेशलाइज्ड। बट जब आप एक बार प्रोफेशन चुन लिया आपने, वंस यू हैव बिकम अ सर्जन, यू हैव बिकम अ डॉक्टर, you have become a mechanical engineer, you have become an aeronautical engineer, then you have become specialized. तो आप कुछ भी, कोई भी ब्रांच पकड़ सकते थे स्पेशलाइजेशन के लिए। उसी तरह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से सारे परमानेंट टिश्यू बनने हैं प्लांट के बाय डिफरेंशिएशन। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहता है कि जितने भी परमानेंट टिश्यू होंगे वो सारे मैं बनाऊंगा बाय डिफरेंशिएशन। एंड इट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू which keeps on dividing actively. This is very, very important thing. Now let's see what the slide says. The group of living cells with the ability to divide repeatedly and form new cells is called meristematic tissue. Region having meristematic cells is called meristem. We'll come to it. कहाँ मेरिस्टेम होती है? Just be with me. Growing cells, dividing cells, they can grow, differentiate and mature into permanent tissues. तो जो ये हमारे पास टिश्यूज हैं, ये जो मैं स्लाइड आगे ले गया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहता है सारे के सारे परमानेंट टिश्यू मैं बनाऊंगा। यू नेम एनी आई विल मेक। तो पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो देखें कहाँ कहाँ है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर पड़े अभी तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के? दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस, दे आर थिन वॉल्ड, हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्शंस चल रही हैं, दे आर अनस्पेशलाइज्ड एंड अनडिफरेंशिएटेड। तो डिफरेंशिएट होके ये मैच्योर परमानेंट टिश्यू बनाएंगे। आई होप आई एम वेरी क्लियरली बीइंग अंडरस्टूड दैट if I now say plant tissues of two type, one is meristematic, one is permanent. Meristematic tissue will form all type of permanent tissue by differentiation. As I said, once you become a doctor, once you become an engineer, then you become specialized. They are thin-walled, elastic cell wall. Cells are round, polygonal, rectangular or oval. Each cell has a prominent nucleus and a dense cytoplasm. Dense cytoplasm क्यों भाई? Metabolic activities चल रही हैं. अब कई बच्चे सोच रहे होंगे हमें तो मेटाबॉलिज्म का मतलब ही नहीं पता. I'll tell you. मेटाबॉलिज्म दो तरह की रिएक्शंस होती हैं. दे आर द बायोकेमिकल रिएक्शंस गोइंग इनसाइड द सेल. कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म बच्चों ब्रेकिंग अप रिएक्शंस होती हैं. एनाबॉलिज्म
बिल्डिंग अप रिएक्शंस होती हैं। आपकी बॉडी में नए सेल बन रहे हैं, टिश्यूज बन रहे हैं, नए केमिकल्स बन रहे हैं, बायोकेमिकल्स, वो सारी रिएक्शन जो हैं एनाबॉलिक हैं। कैटाबॉलिक, ग्लूकोज टूट रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दैट इज ब्रेकिंग अप रिएक्शंस। खाना टूट रहा है डाइजेशन में, ब्रेकिंग अप रिएक्शंस। प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रही है, बिल्डिंग अप रिएक्शंस। प्लांट में रेस्पिरेशन हो रही है, ब्रेकिंग अप रिएक्शंस। तो ये सारी रिएक्शंस कहाँ हैं? सेल की लैब कहाँ है? सेल की लैब की स्पेस क्या है? साइटोप्लाज्म। तो जितना डेंस साइटोप्लाज्म होगा, इसका मतलब उतने ज़्यादा बायोमोलिक्यूल्स, उतनी ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस। वेरी फ्यू वैक्यूल्स आर प्रेजेंट और नॉट एट ऑल प्रेजेंट। तो हम नॉर्मली प्लांट सेल में क्लास 6 से बनाते आए हैं कि एक सेंट्रल वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस साइड पे चला जाता है, बट इधर देर इज नो सेंट्रल वैक्यूल एट ऑल इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दे आर अनडिफरेंशिएटेड, हैविंग एबिलिटी टू डिवाइड रिपीटेडली। तो ये मैं बात ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। दिस इज द पिक्चर ऑफ polygonal meristematic cells. So now I don't think I have to say something. No intercellular space, prominent nucleus, dense cytoplasm, no vacuole, and cells are compactly packed, tightly packed without intercellular spaces. Now types of meristem. One is primary meristem, one is secondary meristem. Primary meristem is derived from embryo, that is promeristem. They add to primary growth of the plants. Secondary meristem is formed by permanent tissues by dedifferentiation. They usually add to diameter of the plants. तो kindly इसके लिए अभी आप रुकिए, put a question mark. First, let's focus on primary meristem. Then I'll talk about what secondary meristem is. Primary meristem, based on position, can be categorized into 3 divisions: apical meristem, intercalary meristem, and third is lateral meristem. आप देखते हो जब एक प्लांट से सीड जर्मिनेट करता है तो प्लम्यूल से शूट बनता है, रेडिकल से रूट बनता है, शूट की टिप ग्रो करती रहती है। इस पोर्शन पे शूट और स्टेम एपिकल मेरिस्टेम है। रूट भी नीचे को ग्रोथ करता रहता है, एक रूट कैप पढ़ेंगे, उसके ऊपर एक मेरिस्टेमेटिक जोन होती है विच इज रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये हो गया सैम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये हो गया रैम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये एपेक्स पे, टिप्स पे पड़ी हैं और लेंथ को इंक्रीज करने में काम आएंगी। स्टेम की ऊपर को लेंथ, बिकॉज स्टेम इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, मीन्स धरती के अंदर जाते हैं। आप सबने नोड्स के बारे में सुना होगा। इन नोड से ब्रांचेस आती हैं, इधर बड्स डेवलप होती हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं। तो इसको कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स, that is angiosperms, flowering plants. लेटरल मेरिस्टेम सिर्फ डाइकॉट्स में होती है और ये स्टेम की गर्थ इंक्रीज करने में मदद देती है। तो थोड़ी सी बात लेटरल मेरिस्टेम की समझने की कोशिश करिए। क्या आपने एक चावल, राइस, ओराइजा कहते हैं राइस को, ट्रिटिकम व्हीट का पेड़ देखा है? तो आप हंस रहे हो बच्चों कि सर क्या बात कर रहे हैं,
कि कनक और चावल का पेड़ हमने तो नहीं देखा, तो मैंने भी नहीं देखा। घास का पेड़ देखा है ना। और ये मोनोकॉट्स हैं, दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड, दे आर ईदर एनुअल्स, मैक्सिमम बायनियल्स, बहुत रेयर है कि पेरिनियल्स हों। पर एक बैनियन ट्री से उसकी उम्र पूछो, वो कहता है मैं तो अभी 100 साल का जवान बैनियन ट्री हूं, अभी तो मैं 300-400 साल जीऊंगा। एक पीपल के पेड़ से पूछो, दादा परदादा छोड़ गए तब का वो पीपल लगा हुआ है, 2000 साल पुराना पीपल, इतना पुराना पीपल। ये सारे डाइकॉट्स हैं जिनकी स्टेम बड़ी मोटी मोटी होती जाती है, जैसे कि मैं बढ़ रहा हूँ, मोटा हो रहा हूँ। इंक्रीज इन गर्थ, इसको सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आई डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब यू, बट आई राइट लेटरल मेरिस्टेम हेल्प्स इन इंक्रीजिंग the girth of the plant, which is known as secondary growth. थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। सेकेंडरी ग्रोथ में नए जाइलम, नए फ्लोएम हर सीजन आएंगे, इसीलिए जब एक बड़ा पेड़ काटते हैं उसमें कुछ ग्रोथ रिंग्स होते हैं और 2 रिंग्स का 1 साल बनता है। तो ऐसी स्टडी को बाय काउंटिंग द ग्रोथ रिंग्स we can find out the age of a tree, इसे कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। that is finding the age of a tree, especially dicot which is perennial, जो बहुत सालों तक जिंदा है। 2 रिंग्स का 1 साल बनेगा। सो अप्रॉक्सीमेट एज आप एक पेड़ की पता लगा सकते हो। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम, ये डिटेल्स लिखी हुई हैं आपके लिए, समझा मैं चुका हूँ। एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ प्लांट, शूट टिप, रूट टिप, लीफ टिप। इलोंगेशन ऑफ रूट शूट occurs due to root apical meristem RAM and shoot apical meristem SAM. It is responsible for increasing the height of plant. इसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया, सेकेंडरी ग्रोथ में गर्थ बढ़ेगी, उसके लिए लेटरल मेरिस्टेम यूज होगी। देन वी हैव लेटरल मेरिस्टेम located sideways of plant body. It is of 2 types, corcambium. It is responsible for increasing girth, thickness of the plant, जिसे secondary growth कहेंगे। We'll come to it later on, please. Intercalary meristem, it is situated between regions of permanent tissue, usually found at the base of nodes and internodes, or the base of leaf. They increase the length, example in sugar cane. They give rise to buds, they give rise to branches. ये intercalary meristem. Function of meristematic tissue. All plant tissues develop from meristematic tissue. Helps to heal the cell injury. Helps the root and stem to increase length and diameter and girth. परमानेंट टिश्यूज पे आ जाओ जी। अब cells formed by meristematic tissue which are fixed or permanent position and have lost the ability to divide in the plant body is called as permanent tissue. The process of taking up a permanent tissue of specific shape, size and function by mass of cells is called differentiation. तो मैंने बोला सारे के सारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहता है कि जितना भी परमानेंट टिश्यू बनाना है मुझे बोलो, मैं बनाऊंगा। तो एज वी गो हेड आई टॉक अबाउट पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एज परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। वो एक बार बन गए, उन्होंने डिवाइड नहीं करना। एंड परमानेंट टिश्यूज आर फाउंड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, सो we'll continue the lecture next time. Thank you. We start from here only, from permanent tissue.